हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एनालिसिस की। होप सो आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे होंगे एंड अगर नहीं लग रहे हैं तो दैट्स ऑल फाइन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आप बहुत गंदा पढ़ा रही हैं, या तो अपनी टेक्निक चेंज कर लीजिए या तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग योर लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। रशिया सेट टू सीक इंडियन ऑयल पेमेंट्स इन UAE दिरहम्स। अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था, आई थिंक 2-3 दिन हुए होंगे, कि इंडिया क्या चाह रहा है कि जो भी पेमेंट्स हम कर रहे हैं, हम जो ट्रेड सेटलमेंट करते हैं ना, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का हम पैसा देते हैं, ठीक है। हमने कोई सामान लिया तो हम उसका पैसा पे करेंगे। तो अभी तक ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे डॉलर्स में हो रहे थे, ठीक। अब इंडिया क्या चाह रहा था, हम इसको रुपये में सेटल कर सकें। रशिया क्या चाह रहा है कि जो पेमेंट हो रही है UAE में दिरहम्स की फॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स टू सम इंडियन कस्टमर्स, ठीक। यानी UAE जो दिरहम है, जो वहाँ की करेंसी है UAE की दिरहम्स की, रशिया अपने कस्टमर्स को कह रहा है कि आप उसमें हमको पेमेंट करिए। 3 सोर्सेस ने ये कहा है एंड ये क्यों कर रहा है बेसिकली मॉस्को, क्योंकि वो US डॉलर से हटना चाहता है। वो जो पेमेंट्स है वो डॉलर्स में नहीं करना चाहते। मेन रीज़न क्या है, जब से रशिया ने यूक्रेन पे बेसिकली इन्वेजन स्टार्ट किया है, लड़ाई वॉर स्टार्ट किया है, तब से US ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, ठीक। अब वो अगर कुछ सैंक्शन लगाएगा तो रशिया क्यों चाहेगा कि हमें जो भी पेमेंट हो वो डॉलर्स में हो, ताकि हम रशिया से UAE से किसी भी तरीके से अफेक्ट हो, ठीक। अब रूटर्स की बात करते हैं, इसमें बिल की बात करते हैं जो ऑयल सप्लाई का उनको दिया गया था। एक रिफाइनर ने कैलकुलेट किया है डॉलर्स को, बट पेमेंट रिक्वेस्ट की है इमारती दिरहम्स में, कि ठीक है चलो आपका कैलकुलेशन हमने कर दिया बट हमको पेमेंट दिरहम में चाहिए। रशियन के ऑयल मेजर रोजनेफ्ट की बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका क्रूड है ट्रेडिंग फर्म्स को अगर वो दे रहे हैं, एवरेस्ट एनर्जी की बात करें, कूलर एनर्जी की बात करें, ये कंपनीज है जहाँ पर क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है। सेकेंड बिगेस्ट ऑयल बायर है आपका चाइना के पास बाद में, ठीक है। इंडिया की बात करें तो सेकंड बिगेस्ट ऑयल बायर हो जा रहा है। वेस्टर्न शंसन की बात करते हैं तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मॉस्को क्या कर रहा है, जो भी आपके स्पॉट प्राइसेस हैं रशियन क्रूड की, उसको लगातार क्या करता चला जा रहा है, पुश करता चला जा रहा है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड डिस्काउंट्स अगेंस्ट अदर ग्रेड, जो भी बाकी ग्रेड आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर जो आपकी इंडियन रिफाइनरीज की बात करते हैं, जो बहुत रेयरली आपके रशिया से ऑयल बाय करती थी हाई फ्रेट कॉस्ट की वजह से, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी की किस तरीके से वो यहाँ से एक्सपोर्ट को बैक कर सकते हैं, ठीक। कुछ दूसरी बात करते हैं सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करते हुए, यानी अब नाम क्या पता लग रहा है इंडिया के लिए, अगर हम बात करते हैं सबसे बिगेस्ट ऑयल सप्लायर की, तो वो आपका इराक है, ठीक। इराक के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से लेता था, सऊदी अरेबिया में। लेकिन अब मॉस्को की बात करते हैं तो 2 महीना हो चुका है, ठीक है। पिछले महीने और इस महीने की बात करें, दोनों महीने में मॉस्को आपका सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो चुका है इंडिया में। एटलीस्ट 2 इंडियन रिफाइनरीज हैव ऑलरेडी सेटल्ड सम पेमेंट्स इन दिरहम। जो आपकी ऐसी इंडियन रिफाइनरीज है जो क्या कर चुकी है, पेमेंट दिरहम में ऑलरेडी कर चुकी है, ये सोर्सेज ने बताया है। एंड RBI ने, अगर आपने याद हो तो पिछले हफ्ते ही आपका रुपीज़ में सेटलमेंट किया था, ठीक। अब बेसिक अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है ना। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी कि व्हाट इज दिस, ये पेमेंट का क्या चक्कर होता है, तो मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता रही हूँ ना, बहुत इकोनॉमिकल पॉइंट में नहीं जाएंगे हम लोग। आप सोचिए $1 की जो वैल्यू है वो आप 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। डॉलर अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो रुपये डिप्रिशिएट करेगा, यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपये की घट जाएगी। तो ये कितना हो रहा है, 70 रुपये हो जा रहा है। अब अगर आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई सामान अगर आप इंपोर्ट कर रहे थे, होल्ड ऑन, व्हाट हैपेंड, हाँ, कोई सामान अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी सामान आपने मंगाया तो पैसे आपको देने हैं। वो सामान पहले आपको $5 में मिल रहा था। $5 का मतलब यानी रुपीज़ में आप कितना दे रहे थे, 5 6 30, तो पहले आप उसको 300 रुपीज़ दे रहे थे। अब क्योंकि रुपये आपका क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट किया है, वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 5 7 35, अब आपको 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक। सो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया क्या चाह रहा था कि हम जो भी ट्रेड सेटलमेंट कर रहे हैं वो किसी और करेंसी में ना करके अपनी इंडियन रुपीज़ में करें, ठीक। और यहाँ पर आपका रशिया क्या चाह रहा है, क्योंकि वो डॉलर के जो भी एक इंटरफेरेंस की बात करें उसको रोकना चाहता है, इसीलिए आपका रशिया क्या चाह रहा है कि आप UAE दिरहम में पॉइंट करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है, बहुत लिटल सा पार्ट है ना। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, शेयरिंग पावर विद नेक्स्ट जनरेशन इन, अगर आप देख सकते हो तो क्या है, विद द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका हॉरिफिक डिस्ट्रक्शन हुआ था 20th सेंचुरी में, आपको पता है आपके दोनों वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, एंड अगर आप सेकंड की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने को मिली थी ना, कोई ऐसी चीज़ विच इज़ एक तरीके से जो जेनेटिक हो गई है, जिसका अफेक्ट आपको जेनेटिक देखने को मिल रहा है, दैट वाज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे आपके बम, ठीक है। चाहे वो फैटमैन की बात कर सकते हैं, तो क्या हुआ था उसके बाद, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई थी, बट इंस्टेड अभी भी आपको उसके डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ एक नए ब्रीड ग्लोबल
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वो क्रिएट हो रहे हैं जो क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स को बेसिकली प्रिवेंट करने वाले हैं। ऐसे वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत सारी पॉपुलेशन को हटा देगा, ठीक। तो इन वेपन्स को रोकने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इकोनॉमिक्स को शैटर्ड होने से, बिखरने से बचाने के लिए, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को बनाया गया 1945 में, आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दैट इज यूनाइटेड नेशंस, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉन्फ्रेंस 1945 इटसेल्फ में आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, रिमेंबर दैट। कौन कौन से थे, एक आपको देखने को मिल जाएगा, आपका अगर देख रहे हैं तो दैट इज वर्ल्ड बैंक, एंड दूसरा आपका IMF आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब ये जो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की बात करते हैं तो पहले, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका बाद में बना था, ठीक। वर्ल्ड बैंक आपके दो इंपॉर्टेंट यूनिट से बन के बनता है, एक आपकी है IBRD, ठीक, एंड दूसरी है आपकी IDA। तो 1945 में आपका IBRD बना था एंड आपका IMF बना था, ठीक। सो रिमेंबर दैट, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के रूप में आपका IBRD एंड IMF फॉर्म हुआ था, इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स ट्विन की बात करते हैं, दैट इज IBRD एंड IMF। नाउ अब IBRD की बात करते हैं, बाद में आपका IDA भी आ गया, एंड इन दोनों को मिला के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इनका काम क्या है, अब सोचिए उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। डिस्ट्रक्शन हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे, यूक्रेन में इतना सारा बेसिकली लोगों की जान तो जा रही है, बट बहुत सारा इंफ्रा वहाँ पर खराब हो जा रहा है, हॉस्पिटल है, आप कह सकते हैं रोड्स है, हर चीज़ तो डेवलप करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए कुछ फंड दिया जाएगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जब कोई यूनिट आपकी लोन प्रोवाइड करती है, और ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, वो आपका IBRD एंड IDA प्रोवाइड करता है। रिमेंबर दैट, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। IBRD एंड IDA आपके लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, यानी ये लोन बेसिकली आपके किसको दिए जाते हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, जो आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया, एंड जो लीस्ट डेवलप्ड हैं जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनको ये लोन किया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम दिया जाता है, ठीक है, बहुत मिनिमल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हम डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए उनको दे रहे हैं, ठीक। वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, देन हमारा भी मेन पर्पज़ फुलफिल हो जाएगा। नाउ अब IMF की बात करते हैं, तो IMF का मेन काम क्या है, IMF जो आपका प्रोवाइड करता है, सो सॉरी फॉर दिस ओके, सो वेयर वर आई, हाँ, IMF हम लोग देख रहे थे। IMF की बात करते हैं, IMF क्या करता है, किसी कंट्री के BOP क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आप श्रीलंका को देखेंगे एंड पाकिस्तान को देखेंगे, दोनों IMF के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमको पैसे दे दो। ये कब होता है, जब किसी कंट्री के पास जो पैसे होते हैं, यानी कंट्री इंपोर्ट तो करती है, भाई कंट्री को ज़रूरत है, जो चीज़ कंट्री के पास नहीं उगाई जा रही है, नहीं बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है, कंट्री बाहर से इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट करेगी तो कंट्री को पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कौन सी करेंसी में, डॉलर्स में देने पड़ेंगे, मान लीजिए, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। एंड वो जो फॉरेन कुछ रुपए होते हैं वो कंट्री के पास होते हैं, ठीक है। इसके मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, बस ध्यान रखिए होते हैं। कैसे होते हैं, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, FDI, FPI आप देख सकते हैं, देन आप देख सकते हैं NRI बेसिकली देते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि एक कंट्री के पास में फॉरेन पैसे होते हैं। जब इम्पोर्ट करती है कंट्री तो उसके पास उसको वो फॉरेन पैसे बाहर देने पड़ते हैं। बट किसी कंडीशन में, जैसे श्रीलंका के केस में भी हो रहा है, कंट्री जो इम्पोर्ट करती है उसको पे करने के लिए कंट्री के पास में फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज BOP क्राइसिस, ठीक। ये बेसिकली इस सिचुएशन पे अगर कोई पैसे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका IMF। सो इसको ही BOP क्राइसिस कहेंगे, यानी जब इंपोर्ट के लिए किसी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व नहीं होता है फॉरेन करेंसी में पैसे देने के लिए, दैट इज BOP क्राइसिस, ठीक। सो ये जो होता है BOP क्राइसिस के टाइम पे आपकी वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगी। क्यों, ये आपकी IBRD, IDA सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है, तो यहाँ पर पैसे देने के लिए आती है आपकी IMF। अब ये दूसरी चीज़ है, इन्होंने लॉन्ग टर्म दिया, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगी। इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगी, ध्यान दीजिएगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक। बट लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को ये भी आपके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं, ठीक है, दैट इज 0%। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। नाउ दूसरी बात करते हैं, ये आपका वॉशिंगटन पे है। अब इन इंस्टीट्यूशन की पावर की बात करते हैं, वॉज रिटेन्ड
होल्ड ऑन बाय द विक्टर्स। ठीक, यूएन की बात करते हैं तो 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल आपको देखने को मिलती है, एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में आपके यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप पर्टिकुलर वो आपके हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं टॉप पे। यूएनजीए की बात करते हैं, ये थ्योरेटिकली जो डेमोक्रेटिक है, बट रियल पावर किसके पास होता है? जिसके पास गन होती है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, चाइना, यूएसए, ये सब देख लीजिए, एंड जिसके पास पैसे हैं। ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें यही चलती हैं। ठीक है, दैट्स द रीज़न कि इंडिया आपका परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। दूसरा आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज बैक इन द पिक्चर टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल एंड पावर इन द वेस्ट। यानी जो भी आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है वो मना करती है, भाई वेस्ट पावर के पास में पूरे न्यूक्लियर वेपन्स है, अब कोई और कंट्री बनाएगी तो उसको रोकने के लिए आपकी नाटो बना दी गई है। ठीक है, सो जो ग्लोबल पावर है उसको वेस्ट में रखने के लिए आपकी आती है काम। नाउ न्यू थ्योरी ऑफ चेंज की बात करते हैं, द प्रिवेलेंट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ चेंज इज बोथ आउटसाइड इन एंड टॉप साइड डाउन। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट द सिस्टम्स दे स्टडी बाय प्लेसिंग देयर माइंड्स आउटसाइड द सिस्टम्स। यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है सिस्टम्स को लेके उसको पर्टिकुलर बात करते हैं तो अपने माइंड को सिस्टम से बाहर रख के ये लोग काम करते हैं। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं वो सिस्टम को मैप करने की कोशिश करेंगे एंड शेप करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर्स की बात करते हैं, यानी जो भी आपका सिस्टम होता है वो किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो उसके लिए काम करते हैं। बट ये जो तरीके हैं ये सोशियो इकोलॉजिक सिस्टम में काम नहीं करते। क्यों? बिकॉज मशीन्स डिज़ाइन की जाती है इंजीनियर्स के द्वारा। सोशल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो पर्टिकुलर किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, एंड उनका बेसिक क्या मोटिव होता है कि उनको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है। साइंटिफिक डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो नए डिज़ाइन सिस्टम्स की बात करते हैं, वो ऑब्जेक्टिवली ट्राई करते रहते हैं। नेचुरल सिस्टम थिंकर्स क्या करेंगे, वो विद या विद इन द सिस्टम रह के उस पर्टिकुलर चीज़ को एक तरीके से टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट फील द नीड फॉर रॉकेट्स टू टेक देम टू अदर प्लैनेट्स, है ना। ये दिस इज द टाइम, ये सेम चीज़ें जो आपको इंजीनियर्स एंड एक सोशल साइंटिस्ट के बीच का डिफरेंस बताते हैं, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर हमें पर्टिकुलर जो भी पावर है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बीच में उनमें शेयरिंग की बात आती है ना। जो मेन पावर से आपके किस तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, मनी एंड गन पावर की बात करते हैं, वहाँ से शिफ्ट होकर बाकी की तरफ भी डिजॉल्व हो गए। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, Now, the article is Ola Electric investing $500 million in cell research and development unit। तो ओला इलेक्ट्रिक क्या करने वाला है, अब आपके $500 मिलियन जैसा बहुत क्लियर है इस पूरे की पूरी हेडिंग से ही कि 4,000 करोड़ रुपए लगभग वो जो सेल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश होने वाली है बेंगलुरु में, वहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, आपके पर्टिकुलर फंडिंग करने वाले हैं। ठीक, कौन करेगा? फाउंडर एंड सीईओ भाविश अग्रवाल जी ने ये बताया है। अब दूसरी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या काम आने वाला है कि इन्होंने क्या है कि कोई बहुत ही पैशनेट चीज़ है, दैट इज़ व्हाट स्टेट ऑफ द आर्ट बैटरी इनोवेशन सेंटर। स्टेट ऑफ द आर्ट किसी भी उस चीज़ में यूज़ होता है जो उस टाइम की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है। ठीक है, तो बैटरी इनोवेशन सेंटर जो आपका बेंगलुरु में बनेगा, वहीं पर इसको क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरी आपके लिए जाने वाली चीज़ है कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ बनने वाली है। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट आर्टिकल। ठीक है, आज मच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए जरूरी थी, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन इंक्लूडेड हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट आरबीआई मेजर्स एड एनपीए रिकवरी। ठीक, नाउ कॉन्क्रीट स्टेप जो भी आपकी सरकार ने लिए हैं या आरबीआई ने लिए हैं पिछले कुछ आपके ईयर्स की बात करते हैं, पिछले 8 फिस्कल ईयर्स की बात करते हैं, तो सेंट्रल ने क्या इन्फॉर्म किया है कि आपके जितने भी एनपीएज हैं, ठीक, जो बैड लोन जिसको हम बोलते हैं, वो 8.6 लाख करोड़ क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं ना। एनपीएस क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं। यानी कोई भी ऐसा बैंक या वहाँ पे जनरल टर्म अगर लेते हैं, कोई बैंक किसी को जब लोन दे रहा होता है, ठीक, लोन लेने के बाद में उस पर्टिकुलर इंसान ने मान लीजिए 8 तारीख को आपका लोन लिया है, यानी 8 तारीख को लोन लेने के बाद नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को उसको अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक, अगर वो इंसान अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है, ठीक, तब आप अगर बात करते हैं तो जो भी आपका अगर वो पे करता रहता है टाइम टू टाइम, 8 तारीख को किया, फिर देन उसने 8 तारीख को किया, तब आपका जो भी असेट होगा, बैंक के लिए असेट है, क्यों, जिसने वो लोन लिया है वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बैंक के लिए वो एक पर्टिकुलर असेट का काम करेगा। ठीक, अगर वो टाइम से पे करते रहता है तब हम इसको स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। वहीं पर दूसरा जो आपकी एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, कोई इंसान है उसने 8 तारीख को लिया, 8 मान लीजिए आप 8 जुलाई को उसने लोन लिया, नेक्स्ट 8 जुलाई को 8 अगस्त को उसको पेमेंट करनी थी, वो नहीं पे कर पाया, तब ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है,
यानी अब उसको 1 दिन का डिले हो चुका है। 1 दिन से लेके 30 दिन तक जब आपका डिले होगा उसको हम SMA0 बोलेंगे। 30 दिन से 60 दिन का डिले होगा तब हम उसको SMA1 बोलेंगे। एंड अगर 61 से 90 डेज का डिले होगा तब हम उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बोलते हैं। ठीक, ये आपकी कैटेगराइजेशन होगी। नाउ अगर वो इंसान अपने इस 8 जुलाई के 8 अगस्त के पेमेंट को 1 साल तक नहीं करता, यानी अगले आने वाले 8 अगस्त 2023 तक वो कोई भी पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक, 1 साल का जब डिले होता है तब हम इसको सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। देखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट। जब वो रेगुलर पे कर रहा था दैट वाज स्टैंडर्ड, जब उसमें क्या होने लग गया है, आपका 1 साल का डिले हो गया तब हम उसको सब स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है NPAs। ठीक, अब अगर कोई इंसान है उसने 8 जुलाई को लिया, 8 अगस्त को उसकी पहली पेमेंट होनी थी, ठीक है, तो 8 अगस्त को उसने पेमेंट नहीं किया। अगर 8 अगस्त के बाद सितंबर आया था, आज सितंबर आ गया, इसमें 30 दिन का डिले हो गया। सितंबर के बाद फिर आपका अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में 60 दिन का आपका डिले हो गया। एंड 8 नवंबर आएगा तब उसको 90 डेज का डिले हो जाएगा। अगर 8 नवंबर के बाद कोई इंसान पेमेंट नहीं करता है तब आपका वो नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाता है। यानी 3 महीने हो चुके हैं लगातार कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रहा, अब ये ऐसा असेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपकी सिचुएशन आती है डाउटफुल असेट। हमने सब स्टैंडर्ड असेट देखा, 90 दिन तक NPA, एंड ऐसे NPAs जो 1 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दे पाते। ठीक है, कैसे NPAs जो अगले 12 महीने तक आपके कोई भी रिटर्न नहीं देते हैं उसको हम सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। अगर यही 12 महीने, यहाँ पर 18 मेंशन है, अगर वो 24 महीने का टाइम ले लेते हैं, ठीक है, 24 मंथ्स अगर हो जाते हैं, 2 साल की बात करते हैं, 18 मंथ्स आप देख सकते हैं, तो इसको हम डाउटफुल असेट्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक असेट आता है जिसको हम लॉस असेट कहते हैं। अभी तो डाउटफुल में थे, अब जो आपका बैंक का ऑडिटर है वो सर्टिफाई कर देगा कि ठीक है ये जो असेट है, ये जो लोन लिया गया है, इसमें वापस पैसे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ठीक, जितना एक्सटेंशन देना था हम दे चुके हैं, अब मैं इसको सर्टिफाइड कर देता हूँ कि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती है, देन उस असेट को हम क्या कहेंगे, लॉस असेट कहेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग डिफरेंट असेट्स। एंड इसी में अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एंड RBI के द्वारा जो भी मेजर्स लिए गए थे उसमें पिछले 8 सालों में 8.6 लाख करोड़ की हमको रिकवरी देखने को मिली है। अभी क्या बेसिकली अगर आप देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, तो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आता है जिसमें RBI रेजोल्यूशन प्रोसेस की तरफ जाता है कि किस तरीके से जो भी हमारी एक्सरसाइज है क्वालिटी ऑफ असेट्स को कंटिन्यू करने के लिए, क्विकन करने के लिए उस पर हम काम करते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें आपका क्रेडिट अप्रेजल एंड अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर कर दिया जाता है, यानी जो क्रेडिट होती है आपके परफॉर्मिंग वेरियस एनालिसिस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात नाउ यहाँ पर आपके जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सेफगार्ड बिल्ड किया जाता है। टाइटनिंग क्रेडिट मॉनिटरिंग, यानी जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको अच्छे से क्या किया जाए, हम लोग इंप्लीमेंट कर सके ताकि हम वार्निंग्स को मॉनिटर कर सके, है ना, जो भी टाइमली एफर्ट आपको लग रहा है नहीं आ सकते उसके लिए अलर्ट्स हम लोग ला सकें। अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग लॉ टू गिव RBI मोर पावर, जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पर RBI आपका कंडक्ट करा सकता है इंस्पेक्शन, बट कोई कमिटी, ओवरसाइट कमिटी को वो सेटअप नहीं कर सकता है। अब इस लॉ के तहत अगर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो हमको ये पावर हो रही है कि हम ओवरसाइट कमिटीज आपकी RBI डेवलप कर सकती है। मोर हेयर कट्स फॉर बैंक्स, यानी पहले अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, कुछ बहुत PSU जो लेंडर्स होते थे वो आपका लार्ज पोर्शन जो होता था प्रॉफिट का प्रोविजन के तहत वो लॉस में चला जाता था। क्यों, वो आपका जो लार्ज पोर्शन था उसको पुट असाइड कर देते थे। एंड इस सिचुएशन में इतनी सीरियस होने के बावजूद भी RBI क्या कहता था, जो भी आपके बिगर रिजर्व होते थे, ठीक, इसकी वजह से आपको बहुत ही कम जो प्रॉफिट था वो आपका क्या हो पाता था, डिटेक्ट हो पाता था। ठीक है, यानी PSUs lenders have started putting aside a large portion of their profit for provisions। ठीक, यानी जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अपनी चीज़ों से, PSU की बात करते हैं तो लार्ज पोर्शन को वो साइड में रखते थे प्रोविजंस के लिए, एंड लॉसेस बेसिकली आपको देखने को मिलते थे NPAs की वजह से। ठीक, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा RBI को ज़्यादा हेयर कट करने की जरूरत है। हेयर कट मतलब क्या होता है, जो आप थोड़ा सा कट लगाते हैं, 10 रुपये था उसमें आपने 1 रुपये का कट लगा दिया, हेयर कट लगा दिया, यानी इतना % आपका पैसा हम काट लेंगे। स्ट्रिक्ट NPA रिकवरी, जो भी आपकी NPA रिकवरी उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर बनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़, अगर आप बैंक्स की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर वंस की बात करते हैं, तो इनको नीड टू कम अप विद प्रॉपर गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, जो भी आपके गाइडेंस होती है, जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इलाबोरेट करने की ज़रूरत है ताकि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकें। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जो लोअर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं पर्टिकुलर फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा आपको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा उनको बेसिकली जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
जो आपका इंपॉर्टेंट दैट इज पैनल एमएसपी नेचुरल फार्मिंग सेटअप। अब आपकी सेंटर की बात करते हैं तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको आपके फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल क्या करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं, ताकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इशू है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके उसको हम क्या कर सकें, आपका पर्टिकुलर उसको एड्रेस कर सकें, ठीक है। और ये किसके अंदर में आपका प्रॉमिस किया गया था, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आपके जनवरी में। नाउ एमएसपी आप सबको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सरकार किसानों को हेल्प करने के लिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप पे जो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करती है कि भाई आपको मार्केट प्राइस मान लीजिए कम ज़्यादा जैसा भी जो भी प्रोवाइड आपका प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज एमएसपी, एंड उसी एमएसपीज को एड्रेस करने के लिए आपकी कमेटी बनाई गई है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर को जो रिकमेंडेशंस मिले हैं अम्ब्रेला बॉडी ऑफ फार्मर्स के, उसको कहीं ना कहीं देखा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, उसको बेसिकली थोड़ा सा और एनालाइज किया जाएगा। मोदी जी की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपके 3 फार्म लॉज को रिपील किया गया है उसके लिए आपकी कमेटी बनाई जा रही है कि किस तरीके से जीरो बजट बेस्ड जो फार्मिंग होती है, क्रॉप पैटर्न को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कंट्री की नीड के टर्म्स में। यानी मान लीजिए पहले हम व्हीट राइस ज़्यादा खाते थे तो व्हीट राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, बट अब हो सकता है हम आपके चना ज़्यादा खा रहे हो, अब हो सकता है हम पल्सेस ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयल सीड ज़्यादा खा रहे हैं, तो अब हमें अपने क्रॉपिंग पैटर्न को व्हीट राइस से यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एंड इसी क्रॉपिंग पैटर्न की नीड को देखते हुए हमें एमएसपी को थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बताने की ज़रूरत है। ही हैड सेड द कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी आपके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, फार्मर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, तो इन सारे लोगों को आपके इस कमेटी में इंक्लूड किया जाएगा ताकि एमएसपी के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, एमएसपी की प्रॉपर वर्किंग को हम क्या कर सकें, एनालाइज करके इफेक्टिव वे में कोई सॉल्यूशन बना सकें। नाउ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, ये केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है। नेचुरल नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल है, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है, केमिकल फ्री है, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज एग्रो इकोलॉजी। सो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, क्या है, केमिकल फ्री, यानी आपको केमिकल यूज़ नहीं करना है किसी भी तरीके से, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करनी है, एग्रो इकोलॉजी को कंसिडर करते हुए, सारे 2-3 क्रॉप्स को इंटीग्रेट करते हुए, ट्री को साथ में लेते हुए, लाइफ स्टॉक को, यानी हम तीनों चीज़ों को साथ में ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड इसी में एक दूसरे के लिए आपका लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटा की, तो आपकी किसके काम आ जाएगा, फर्टिलाइजर के काम आ जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग के अप्रोच के रूप में, इसको मासानोबु फुकुओका ने 1930 से 2008 के बीच में जो थे उन्होंने पर्टिकुलर एस्टैब्लिश किया। जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर थे। 1975 की एक बुक थी द वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, इसको डू नथिंग फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि एनवायरमेंटली अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है, ठीक। मोस्ट क्रिटिकल अप्रोच इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक डोमिनेंट रोल इसमें अगर कोई प्ले करता है, वो क्या है कि यहाँ पर आपको कोई टिलिंग नहीं करनी पड़ती, फार्म बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, इंटीग्रेशन एंड सिम्बायोटिक मिल जाएगा फार्म के अलग अलग कंपोनेंट्स का, एंड सॉइल कवर भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जिस भी तरीके से लीचिंग वगैरह होता था, सॉइल आपका लॉस होता था, सॉइल की न्यूट्रिशन में कमी आती थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना जीरो बजट फार्मिंग की बात करते हैं, ये वेरिएशन है नेचुरल फार्मिंग का जो आपके प्राइमरीली कहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, साउदर्न इंडिया पार्ट में, एंड इसको स्पिरिचुअल फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें मल्चिंग को इन्वॉल्व करते हैं। मान लीजिए आप किसी क्रॉप की कटिंग कर रहे हैं तो उसको जो मल्च है, लास्ट का जो रूट का पोर्शन है उसको छोड़ दिया जाएगा, देन उसको आपके सॉइल में ही फिर से टिल करके इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्यों? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरक्रॉपिंग की जाएगी, क्रॉप्स को चेंज कर करके, एंड बहुत सारे और प्रिपरेशंस को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें आपका काउडंग भी आता है, ठीक। ये प्रिपरेशंस आपके साइट पे ही जनरेट किए जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपके माइक्रोब एंड अर्थवर्म के जो भी आपके एक ग्रो को प्रमोट किया जाएगा ताकि सॉइल की एक्टिविटी, सॉइल की न्यूट्रिशन को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं सुभाष पालेकर की बात करते हैं, उन्होंने रिसर्च में लिखा है विथ एक्सटेंसिवली, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलरिटीज बात करते हैं जो आपको नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखने को मिलती है, दोनों ही केमिकल फ्री है एंड लेस पॉइजन फ्री है, ठीक। दोनों ही सिस्टम्स आपके फार्मर्स को डिस्करेज करते हैं ताकि वो किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ ना करें। फार्मिंग मेथड्स की बात करते हैं तो लोकल ब्रीड ऑफ सीड्स को यूज़ किया जाता है, जो नेटिव वैराइटीज़ होती हैं वेजिटेबल्स की। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग क्या करता है, आपके जो नॉन केमिकल एंड होममेड जो पेस्ट कंट्रोल मेथड है उसको यूज़ करने के लिए प्रमोट करता है। दिस इज रिगार्डिंग दैट। नाउ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग है वो आपकी भारतीय प्राकृतिक
कृषि पद्धति प्रोग्राम जो आपके प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत लाई गई थी, उसके तहत इसको प्रमोट किया जाता है। इसका मेन काम क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो इंडिजिनस प्रैक्टिस है, जो बेसिक इंडिया की ही है, फर्टिलाइजर्स तो मान लीजिए हम कहीं से अब एक इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, कहीं बाहर है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड की देन है वो इंडिया के लिए, उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करके हम अपना इनपुट लगाएं, जो इनपुट हमारा कैसा है, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल है। काउ डंग की बात करते हैं, यूरिन फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, पीरियोडिक सॉइल एरेशन, पहले आपने देखा होगा बैल को, जो आपके क्या होते थे, बैल होते हैं, उनको चला के आपके एरेशन किया जाता है आपके सॉइल के पार्ट का। सो दीज आर द ऑल मेथड्स जो ट्रेडिशनल है। नाउ HLPE रिपोर्ट की बात करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग है वो आपके परचेज इनपुट पे जो डिपेंडेंसी है ना, जो भी आपका कॉस्ट है उसको कम कर देगा। एंड ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, केरला में ऑलरेडी इसको अडॉप्ट किया जा चुका है। बहुत सारी स्टडीज क्या शो करती है कि इस मेथड को इंक्लूड करके प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है, सस्टेनेबिलिटी बेटर हो गई है, वाटर का यूज थोड़ा सा कम हुआ है तो वाटर सेव हो रहा है आपका, सॉइल हेल्थ बेटर हो गई है, फार्मलैंड इकोसिस्टम इससे डेवलप हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ना, जैसा अभी हमने देखा इसका इनपुट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक, अगर आप देखेंगे प्रॉस जो आपको देखने को मिल रहे हैं आपके नेचुरल फार्मिंग में। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, क्रिप्टो लॉ नीड्स ग्लोबल टीमवर्क। नाउ अब फाइनेंस मिनिस्टर जी की बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या रिकमेंड किया है कि जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज है वो पूरी तरीके से बैन है ना। हालांकि ये पहले भी हो चुका था। क्यों? ये डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स लेके आती है कंट्री की मॉनेटरी एंड फिस्कल हेल्थ पे। इसीलिए अगर कोई भी लॉ हम बना रहे हैं इसको रेगुलेट करने के लिए या बैन करने के लिए, वो तभी इफेक्टिव हो सकता है जब इस चीज़ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा। इंडिया ने मना कर दिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया जिसके साथ में मान लीजिए ट्रेड भी कर रहा है, वो सारे क्रिप्टो करेंसीज को अगर बैन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेके या उसकी वर्किंग को लेके। क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या? बॉर्डरलेस आपकी एक तरीके से करेंसी आप देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को किसी तरीके से रेगुलेटरी आर्बिट्रेज से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कोई भी लेजिस्लेशन अगर आप लेके आते हैं बैन करने के लिए, वो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब आप इंटरनेशनली इस पार्ट पे क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। मिनिस्टर की कमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, दैट लेजिस्लेशन फॉर रीनिंग एन एक्टिविटी इन क्रिप्टो करेंसीज विच हैड बीन इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट्स लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर 2 सेशंस लास्ट ईयर इज ऑफ द टेबल टिल अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ सब फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड अप। यानी अभी ये पर्टिकुलर हमने जो भी की लिस्टिंग की थी, इस पर रिसर्च करके जो भी लेजिस्लेशन बनाया था उसको भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑन द टेबल जब तक कोई ग्लोबल कॉम्पैक्ट इस पर नहीं आ जाता। तो एक आरबीआई मेंशन दैट क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट ए करेंसी बिकॉज एवरी मॉडर्न करेंसी नीड टू बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। ये आपकी कोई भी करेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करेंसीज है अगर टिपिकल वे में, आइडियल वे में देखा जाए तो उसको किसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, बट इसको ऐसा नहीं किया गया है और पीपल को वार्न भी किया गया है किसी भी तरीके की वर्चुअल करेंसीज को यूज करने से। ठीक, सब्सिक्वेंटली May 21 में बात करते हैं तो आरबीआई ने क्या एडवाइस किया था कि जो भी आपके रेगुलेटेड एंटिटीज है, ताकि आप उसको क्या कर सके, कंटिन्यू करें एंड कस्टमर का जो डिलीजेंस है प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में ऐसी करेंसीज में, उसके लिए आप क्या लेके आए, रेगुलेशंस लेके आए, जैसे केवाईसी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स जो आपको क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए लाना होगा। ये एनक्रिप्टेड डाटा, जैसे आप बेसिकली मान लीजिए आपने कोई वीडियो है, GIF है, आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सेम उसी तरीके से ही आपका करेंसी है, वो आपका एक GIF आपने देखा, दैट विल एक्ट एज ए करेंसी। तो एक एनक्रिप्टेड डाटा है जो यूनिट ऑफ करेंसी को डिनोट करता है। ये पेमेंट है जो ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसको इशू कर रही हैं, अपनी ही करेंसी इसको इशू करें, जिसको टोकन कहते हैं, ताकि स्पेसिफिकली किसी गुड या ट्रेड में आप डील कर सकते हैं। ठीक, ये जो पर्टिकुलर टोकन की बात करते हैं, कैसीनो चिप्स की बात करते हैं, सेम वैसे ही होते हैं जैसे आप अगर बेसिकली क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट, रमी उमी जो आप खेलते हैं उसमें जो आपको चिप्स मिलते हैं, सेम उसी तरीके की टोकन है। ठीक, पर्टिकुलर वो आपके पैसे नहीं होते, बट हाँ दे वुड एक्ट एज पैसा। ठीक है, दैट इज व्हाट दे विल एक्ट एज करेंसी। ये कंप्लीटली क्लाउड में है। क्लाउड मतलब क्या हुआ, टोटली आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं देखने वाला, बट इसकी डिजिटल वैल्यू है। ठीक, डिजिटल इक्विवेलेंट है कैश के बराबर। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी जिसको क्रिएट किया गया था। नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको इंसान है, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, ठीक है, तो आप बिटकॉइन के माध्यम से क्या करेंगे, किसी दूसरे एंड पे बैठे बिटकॉइन के माध्यम से जो गुड आपका प्रोवाइडर होगा उससे क्या करेंगे, अपना ये गुड परचेज करेंगे और उसको क्या कर देंगे आप, ये जो आपकी बिटकॉइन करेंसी वो आपने ट्रांसफर कर दी। जो पूरी की पूरी चेन आपको देखने को मिल रही है उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहेंगे। ये डिजिटल लेजर है, जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, जैसे आपकी पासबुक होती है बैंक की, सेम उसी की तरह डिजिटल लेजर का काम करता है। दैट इज, इसको डुप्लीकेट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो आपकी पासबुक की कॉपी, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन बैंक के पास भी होता है, आपके फोन में, आपके ऐप में, ना पासबुक पे प्रिंट भी करा सकते हैं। सेम वो आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपका स्टोर रहेगा, उसी को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आपको
देखने को मिल रहा है, बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ताकि किसी एक एंड से अगर डेटा गायब भी हो जा रहा है तो दूसरे एंड से उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये जो ब्लॉकचेन है इसमें ट्रांजैक्शन आपके इम्यूटेबल क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर फॉर्म में आपके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसको हैश कहा जाता है। ठीक, सो क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप 7 टाइम्स मोदी। अब आपके डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ठीक, इंपोर्ट लगभग 21% डिक्रीज हो चुके हैं पिछले 4 से 5 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है ना। नाउ मंडे वाइल स्टेटिंग दैट कंट्री इज मूविंग फास्ट फ्रॉम बीइंग द बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर टू अ बिग एक्सपोर्टर। आपका पहले बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर थे, अब हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में क्या हो रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग पिछले 8 सालों में 7 गुना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ चुका है। अभी अगर हम देखेंगे तो आपको पता होगा हमने डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ की वैल्यू का अटेन कर लिया। ठीक है, 70% ये जो आपको पूरा देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। एंड एक स्कीम लेके आई है, अगर आप देखेंगे नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार में आपके मोदी जी ने कहा है, दैट इज स्वावलंबन, यानी ये एक पर्टिकुलर स्कीम है जहां पर अगर आप देख सकते हैं सेमिनार की बात कर सकते हैं तो ये जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है। टॉकिंग ऑफ द पुश फॉर डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मोदी जी ने क्या कहा है कि पिछले 8 सालों में जो भी आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ डिफेंस बजट को नहीं बढ़ाया है बल्कि ये भी इंश्योर किया है कि इसको हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंप्लीमेंट करें, है ना। आपने फंड तो एलोकेट कर दिया बट उस फंड को कैसे यूज करना है डिफेंस में वो नहीं देखा गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने दोनों बातें एड्रेस करी है। पहला तो आपका डिफेंस बजट बढ़ा दिया, जितना पैसा दिया जाना था वो बढ़ा दिया। दूसरा, उस फंड को कहां यूटिलाइज करना है वो भी हमने बताया, दैट इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, है ना। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही हम लोग एक्सपोर्टर बन चुके हैं। आज मेजर पार्ट जो है बजट का वो आपको डिफेंस इक्विपमेंट में ही देखने को मिल जाएगा। ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो मोदी जी ने स्प्रिंट चैलेंजेस को भी अनवील किया है, डेवलपमेंट 35 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज में। एंड जो भी आपकी नेवी में इंडक्ट की जानी है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है इलेक्ट्रिक ह्यूमन कैरिंग ड्रोन का। ठीक है, पहली बार आपको इस तरीके का ड्रोन देखने को मिल रहा है जो क्या करेगा, ह्यूमन को कैरी करेगा। 39 शिप्स सबमरीन है बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिया में। ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे जी ने कहा है कि नेवी वॉज करेंटली हैंड रोलिंग 40 स्टार्टअप्स। अभी आपके कितने 40 स्टार्टअप्स हैंड रोलिंग पोजीशन पे हैं एंड धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजीज में ये एक्सेल करते चले जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप बात करते हैं किसी भी एक कम्युनिटी की, मान लीजिए आप बोल रहे हैं ओवरऑल कि हम लोग कह रहे हैं कि आपकी मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में, इज इट सो, क्या ऐसा है रियलिटी में? अगर हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में आप ये नहीं कह सकते। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका मुस्लिम माइनॉरिटी में हो सकता है, वहीं दूसरे स्टेट में आपकी हिंदू माइनॉरिटीज में हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड सेड। अब थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। एवरी पर्सन इन इंडिया इन कैन बी इन अ माइनॉरिटी इन वन स्टेट और द अदर। किसी एक स्टेट में वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं। माइनॉरिटी जो स्टेटस है आपके रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज का, ये स्टेट डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर जो पर्सन है आपका कंट्री में वो माइनॉरिटी हो सकता है। आई कैन बी अ माइनॉरिटी आउटसाइड माई स्टेट। ठीक, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये किसने कहा है बेसिकली, जो आपके जस्टिस यू ललित जी, उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्टेट के बाहर मैं भी क्या हो जाऊंगा, माइनॉरिटी हो जाऊंगा। ठीक, कोर्ट एक पिटीशन हियर कर रहे थे जो मथुरा के रेसिडेंट देवकी नंदन ठाकुर जी ने कंप्लेन किया था that followers of Judaism, Bahaism, Hinduism who are the real minorities in the Ladakh, Mizoram, Lakshadweep, Kashmir, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab and Manipur cannot establish and administer educational institution of their choice because of non-identification of minority। यानी अब क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी ने ये कहा है कि आपके जो अलग अलग ये जो आपको धर्म देखने को मिल रहे हैं, ये जो रियल माइनॉरिटीज हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, जिसका नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो जाके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया ही नहीं गया है। कोर्ट ने क्या इंडिकेट किया कि कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उनके पास एक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या है? प्रोटेक्शन एंड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड रन इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि आप अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, ऐसी जहां पर आप माइनॉरिटी का काम कर रही हैं। आर्टिकल 29-30 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। एंड ये जो क्वेश्चन है बेंच की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्स में आया था सबमिशन जो आपके सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर जी ने क्या किया था, फाइल किया था। मिस्टर ठाकुर दैट हिंदूज रिसाइडिंग इन सर्टेन स्टेट्स वर अनेबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, है ना, जो आपको राइट मिल रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से,
आर्टिकल 29-30 में, क्योंकि हमको वहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया गया, बट हम है माइनॉरिटी वहाँ पर, इसीलिए हम हिंदू का कोई एजुकेशन वहाँ पर नहीं खोल सकते हैं, ठीक। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, माइनॉरिटी जो स्टेटस है इंडिया में वो स्टेट डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर स्टेट में एक माइनॉरिटी हो सकता है, दूसरे स्टेट में वो नहीं हो सकता है, ठीक। पिटीशन ने क्या आर्ग्यू किया है दैट जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज है नेशनली माइनॉरिटीज की तरह इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, इग्नोर द फैक्ट दैट रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज हिंदूज वर सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकली इंफीरियर, यानी कुछ स्टेट्स में हिंदूज भी क्या है आपके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल रूप से बहुत ही वीकर है, नॉन डोमिनेंट, एंड वहां पर वो इंफीरियर काम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द आर्टिकल 29 and 30। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, SC टू हियर ऑन जुलाई 21 प्ले टू वर्शिप शिवलिंग। नाउ CGI बात करते हैं NV रमन जी में, उन्होंने मंडे को वो एग्री कर गए कि ठीक है 21 जुलाई को हम एक कोर्ट लिस्ट कर रहे हैं जहां पर दर्शन एंड पूजा की बात की जा रही है। अभी आपके ज्ञानवापी मॉस्क में अगर आपने देखा होगा जो सर्वे हुआ था उसमें शिवलिंग को फाउंड आउट किया गया एंड उसी की दर्शन एंड पूजा के रिगार्डिंग ये प्ली डाली गई है। अब ओरल मीनिंग की बात करते हैं, ओरल मेंशनिंग की। एडवोकेट विष्णु शंकर जी ने क्या अर्ज किया है दैट CGI टू लिस्ट द प्ली अगेंस्ट अलॉन्ग विद अनदर पिटिशन फाइल्ड बाय द केयर टेकर्स ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क, यानी उनके जो बेसिकली केयर टेकर्स है उनकी तरह जो फाइल किया गया है पिटिशन, उसके साथ में हमारी इस प्ली को भी सुना जाए। ये जो पिटिशन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें अलाउ किया जाए कि हम शिवलिंग की पूजा कर सकें, उसके दर्शन कर सकें। एंड ये जो भी आपको देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर आपको कॉम्प्लेक्स में मिला है, इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किया जाए कि वो उसकी कार्बन डेटिंग कर लें। कार्बन डेटिंग से क्या पता लगेगा, हमें एज पता लग जाएगी, कोई पर्टिकुलर जो भी चीज़ है वो कितनी पुरानी है, ठीक। जो पिटिशन फाइल की गई है मस्जिद कमेटी के द्वारा चैलेंजिंग कमीशन सर्वे इज कमिंग अप ऑन जुलाई 21 को अगर आप देखेंगे तो ये पिटिशन आपकी मस्जिद कमेटी के द्वारा जो चैलेंज किया गया था सर्वे का, उसकी भी सुनवाई होगी एंड सेम चीज की सुनवाई आपकी जुलाई 21 को आपकी शिवलिंग के दर्शन एंड पूजा के रिगार्डिंग भी हो जाएगी। जो केस है आपका पेंडिंग है एक बेंच के सामने, जिसको जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मई 20 में चंद्रचूड़ जी की बेंच ने क्या कहा था कि इंटरिम ऑर्डर निकाला था मई 17 को, ताकि हम एरिया को प्रोटेक्ट कर सके जहां पर शिवलिंग को क्या किया गया है, रिपोर्टेडली फाउंड किया गया है एंड कंटिन्यू किया जाएगा। वाइल मुस्लिम्स को ये बेसिकली कंटिन्यू करने दिया जाएगा कि आप मॉस्क में जाके अपनी नमाज को ऑफर कर सकते हो। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल दीज केस, आपको इश्यूज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिकॉज जब जजमेंट आएगा दिस कुड बी अ चेंजिंग जजमेंट, है ना, किसी पर्टिकुलर एक्ट में ये यूज हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेलमेंट इन इंडिया चाइना टॉक कंट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कुछ भी एज सच नहीं है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके ऑलरेडी आर्टिकल में। मार्च में हमने देखा था, मार्च 11 2022 को 15th मीटिंग हुई थी, बहुत ज्यादा आउटकम नहीं निकल पा रहा था। इस बार फिर से हमने आपकी 16th राउंड ऑफ क्रॉप्स कमांडर टॉक किए हैं संडे को एंड उसमें भी एज सच कुछ नहीं निकल के आया, ठीक है। हमने कोशिश की कि हम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस को मेजर कर सके। पंचशील मैंने आपको बताया था, यू हैव टू सी, वो सारी चीज़ें बातें हुई हैं कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं चाइना भी रिलेक्टेंट है अपने पार्ट्स को लेके कि ठीक है इस कुछ जगहों पर हम आपका डिसएंगेजमेंट कर देंगे बट बाकी जगह पे नहीं होने वाला, ठीक है। ये आप एरिया इसको कल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके दो पर्टिकुलर इशूज़ को लेके चाइना बहुत रिलेक्टेंट था कि मैं इस इशू पे बात नहीं करने वाला, दैट इज देमचोक एंड देपसांग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरा ही एरिया, दैट्स वाई ये। देन आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द एरियाज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड, अदरवाइज ऑल नो, ठीक। पगोंग सो लेक आप देख सकते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको देखने चाहिए था एंड एल्स एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। एंड ये आप देख सकते हैं अभी आपकी मीटिंग एक होने वाली है G20 के बाली इंडोनेशिया में, कब, नवंबर में 2022 को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सारे हम कवर कर चुके हैं। एल्स एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।